नमस्कार, स्वागत है आपका सरोकार में। मैं हूं अमृता राय। एक लंबे जद्दोजहद के बाद देश में समान टैक्स प्रणाली और एकल बाजार स्थापित करने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। 3 अगस्त को राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े 122वें संविधान संशोधन बिल के पास होने के बाद ये माना जा रहा है कि आज़ादी के बाद देश में टैक्स प्रणाली की दिशा में ये एक ऐतिहासिक कदम है। केंद्र सरकार की मंशा है कि 1 अप्रैल 2017 से इसे पूरे देश में लागू किया जाए। इस विचार को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि लंबे अरसे के विवाद के बाद और तमाम मुद्दों को सुलझाकर सरकार ने जीएसटी काउंसिल को सुपुर्द कर दिया और राजनीतिक दलों ने जीएसटी के संविधान संशोधन बिल को पास करा दिया। सिर्फ एआईएडीएमके ने इसके विरोध में वॉकआउट किया। अब देश के सबसे बड़े टैक्स सुधार का रास्ता तय हो गया है, लेकिन इस ऐतिहासिक निर्णय को लागू करने का रास्ता बहुत चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। अगले कुछ ही महीनों में जीएसटी काउंसिल को तमाम निर्णय लेने हैं, नियम बनाने हैं, टैक्स कर्मचारियों का प्रशिक्षण करना है और टैक्स प्रणाली लागू करने के आधारभूत ढांचे को कार्यान्वित भी करना है। स्पष्ट है, फैसला बड़ा है, चुनौती बड़ी है, रास्ता लंबा है और वक्त सीमित है। तो आज सरोकार में बात इन्हीं मुद्दों पर। और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भूपेंद्र यादव। आप बीजेपी के सांसद हैं और जीएसटी पर बनी राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। हमारे साथ हैं ब्रजेश कलप्पा, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं और इसके अलावा कर्नाटक सरकार के कानूनी सलाहकार भी हैं। हमारे साथ हैं नीलोत्पल बसु, आप राज्यसभा में सांसद रह चुके हैं और सीपीएम में सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं फॉर्मर सेक्रेटरी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में 2005 से 2008 के बीच आप रहे हैं, अजय दुआ साहब। और हमारे साथ हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में सीनियर एसोसिएट एडिटर नितिन सेठी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और हमें उम्मीद है कि जो जीएसटी की तमाम पेचीदगियां हैं उसको आप लोग जनता तक पहुंचाने में और समझाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे और उस बहाने हम भी इसको बेहतर समझ पाएंगे। और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। अपनी चर्चा में आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं राज्यसभा में जब जीएसटी संविधान संशोधन को लेकर बहस हुई उस दौरान कुछ प्रमुख नेताओं के बयान क्या क्या रहे। It would convert India into one uniform economic market with a uniform tax rate, bring about a seamless transfer of goods and services across the country, enable us to check evasion and therefore enlarge the revenues as far as the center and the states are concerned. This would also be equitable in as much as the consuming states would also be benefited as far as their economy is concerned. Many economists and analysts believe that this would also give a boost as far as the growth rates in the country are concerned. The people of India expect low indirect taxes. There are a lot of people, a lot of corporates I've seen over the last few days speak up for passing the GST bill. It doesn't matter to them whether the rate is 18 or 20. They will pass it on to the consumer. And anyway, there are many voices in the government who speak up for the corporate supporters. But somebody must speak up for the people. And that is precisely what my party is doing, what I'm doing today. In the name of the people, I ask you to keep this rate at the rate recommended by your CAA, namely the standard rate should not exceed 18. When the GST bill actually comes, to ensure that there is a flexibility of this nature, whereby the states do not end up being actually coming with a begging bowl to the center, and the concept of federalism of the states and the center is destroyed from our constitution. That is something we cannot accept. भूपेंद्र जी, मैं आपसे अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं। जैसा कि हमने अभी कहा कि सफलतापूर्वक आपने एक मुकाम तय किया, लेकिन उस मुकाम के बाद लंबा रास्ता है, चुनौती बड़ी है और उसके अलावा इस बड़े फैसले में सबको साथ लेकर और सबको समझा बुझाकर आगे चलना एक मुश्किल रास्ता है क्या। और दूसरा एक और बड़ी बात यह है कि वक्त भी बहुत सीमित है। आप लोगों ने जैसा कि तय किया है कि 1 अप्रैल 2017 से इसको लागू करना चाहते हैं, तो इस सीमित समय के लिए आप लोगों ने क्या तैयारियां की हैं? क्या आपको लगता है कि स्थिति नियंत्रण में है?
सबसे पहले तो मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आपने जो कहा है कि आपने तय किया है, आप लोगों मेरे को लगता है ये हमने नहीं, ये पूरे देश ने तय किया है। और ये देश में जो आर्थिक सुधार के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एक साथ आकर के जो एक आर्थिक परिवर्तन जो बहुत बड़ा होने जा रहा है, इसमें जो अपनी सहमति दी है, ये एक बहुत लंबे समय से पूरे देश में ये परिवर्तन आना चाहिए। इसकी जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई है कि हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स आना चाहिए, टैक्स के ऊपर टैक्स का जो बोझ है, जो कास्केडिंग इफेक्ट है, वो ख़त्म होना चाहिए। हमारे देश में टैक्स के लिए व्यापक नीतियाँ राज्यों की सक्रिय सहमति से बननी चाहिए और इसलिए इसमें सभी राजनीतिक दल और सभी राज्य और लगातार किए गए प्रयास और निश्चित रूप से वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जी की जो दृढ़ता है, उन सब विषयों के कारण ये सबके सहयोग से पारित हुआ है। और मेरे को लगता है नहीं, पारित तो हो गया। हम तो कह रहे हैं कि आप तमाम राजनीतिक दलों ने मिलकर पारित कराया है, सर्वसम्मति से पारित किया है। तो अब इसके आगे के रास्ते क्या हैं? और इस प्रक्रिया में आप लोगों के पास वक्त बहुत सीमित है, तो कैसे इस पे आगे बढ़ेंगे आप लोग? इसके आगे के रास्ते भी सुगम है, क्योंकि सबसे पहला विषय तो यह है कि जो बिल पारित किया गया है उसमें सभी राज्यों की सहमति है। जहाँ तक जीएसटी काउंसिल का विषय है, लगातार पिछले 2006 के बाद से जब से एम्पावर्ड कमेटी बनी है, तो जीएसटी काउंसिल का लगभग वही स्वरूप होना है जो इस समय स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का है। जहाँ तक उसके आगे की चर्चा की बात है कि 3 और जो नए बिल आने हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, उसके भी मॉडल और प्रारूप की एक परिचर्चा पहले से ही एम्पावर्ड कमेटी में हो चुकी है। जहाँ तक इसके आधारभूत ढांचे की सवाल है, जो जीएसटीएन नेटवर्क है, उस पर भी सरकार ने काफ़ी हद तक कार्य को पूरा किया है। इसके लिए जो आईटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि पूरे देश में हम एक क्लियरेंस सिस्टम देना चाहते हैं, उसकी भी प्रक्रिया में काफ़ी हद तक सरकार आगे बढ़ी है। और मुझे लगता है ये देश की जनभावना है और उसके अनुरूप ही बहुत जल्दी ही हम अपने आर्थिक परिवर्तन पे आगे बढ़ेंगे। इस चर्चा को करेंगे कि आईटी की तैयारियां और टैक्स कलेक्ट करने वाले जो कलेक्टर्स हैं उनकी तैयारियां किस तरह की हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं, सरकार बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम जो है 1 अप्रैल 2017 से इसके लागू करने की प्रक्रिया, उस समय तक इसके लागू करने की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। क्या आप लोग का पूरा सहयोग रहेगा? क्योंकि विवाद के कई मुद्दे हैं जो हो सकता है अभी भी अनसुलझे, और ख़ास तौर से जीएसटी रेट को लेकर। नहीं, जीएसटी रेट जो है अमृता जी, ये पहली फ्रॉम द बिगिनिंग इसका कोई देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम, और जहाँ जहाँ हम उसको इग्नोर करते जा रहे हैं, अब सरकार जो है इस पे कोई साफ निर्णय नहीं लिया है, लेकिन इसमें हमारा तो रवैया यही है और यही पोजीशन हमारा है कि जो आप पक्का एक कैप नहीं रखते हो, और इसका अगर आप अगर आप ये नहीं कहते कि इस फिगर पे हम इस पे फोकस किया जाए, तो ये आगे जा कर के जुडिशियल रिव्यू में ज़रूर इसका अटक जाएगा मामला। और हमारा यही सुझाव था पहले से भी कि आप जो कैप लगाते हो, जो भी आप डिसीजन लेते हो कि क्या कैप है, क्या फिगर है, उसको आप साफ बोलना पड़ेगा, और बिना आपको बताए हुए ये जाकर के आप कानूनी सुलझ में जरूर आ जाएगा। और ये तो रही कैप के बारे में, लेकिन बिना कैप के भी आप लोगों ने संविधान संशोधन तो पास करवाया। संविधान, देखिए बात यह है कि आगे जाकर के देखिए पूरा जीएसटी का प्रक्रिया खत्म नहीं हुआ है, अब दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस, और वर्क इन प्रोग्रेस जहां तक चलता है, आगे जाकर के कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, और ये भी कहना पड़ेगा कि ये कैप है, ये हमारा एक सोच है, और ये हमारा एक विचार है कि भाई ये आगे जाकर के कहीं ना कहीं ये दिक्कत देगी, और ये तो हम कहते आए हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कैप पर फाइनल निर्णय नहीं लेगी तो कहीं ना कहीं आगे जाकर कानूनी पेंच में फंस सकता है ये बिल। नीलोत्पल दा, आपको क्या लगता है? आपको भी लगता है ये चुनौती ज़्यादा बड़ी है कि अगर जीएसटी की दर तय न हो तो कानूनी प्रक्रिया में फंस सकता है ये बिल? चुनौती तो बहुत ज़्यादा है, और आप मान के चलिए कि ये जस्ट शुरुआत हुआ है, क्योंकि ये उन्होंने जो भूपेंद्र जी जो बोल रहे थे कि जन भावना, हम मानते नहीं है कि जन भावना है, क्योंकि जनता को इतना जटिल विषय के बारे में कितना भावना है, मुझे तो उसके बारे में कुछ जरूर सवाल है। देखिए, ये एक ऐतिहासिक कदम जरूर है इस मायने में कि हमारे संविधान में
प्रदेश सरकारों को टैक्स जुटाने का एकमात्र क्षेत्र था सेल्स टैक्स, और प्रदेशों ने स्वयं इसको मान लिया कि नहीं, कुछ जो दिक्कतें हैं इस दिक्कतों को सामना करने के लिए ये होना चाहिए। लेकिन इसको अगर आप जन भावना बोले या केंद्रीय सरकार के जितना लचीलापन होना चाहिए इस मामले पे, अगर किसी जगह पे, क्योंकि हमने शुरुआत किया था, मुझे माफ कर दीजिए कि एक विश्वास का कमी थी, क्योंकि सरकार शुरू ही किया था एक गलत कदम से कि प्लानिंग कमीशन ने उन्होंने तोड़ दिया। जो प्रदेश और केंद्रीय सरकार के बीच जो वार्ता का जो जरिया है, वो अगर आप उसको ठुकराते हुए शुरू करते, क्योंकि ये जो वन टैक्स वन कंट्री, ये एक बोगस चीज है, क्योंकि ये सवाल है कारोबार के साथ आपकी पार्टी ने तमाम हिचक के साथ इसका समर्थन किया है ना राज्यसभा में। वही तो मैं बोल रहा ना, इसीलिए समर्थन देते हुए भी कुछ शंकाएं हैं, उसको तो हमें रेखांकित करना पड़ेगा ना। हाँ। सवाल ये है कि बावजूद वो एम्पावर्ड कमेटी के लंबे समय तक चेयरमैन भी इन्हीं के ही, ठीक बात है ना, ठीक बात है, इसीलिए तो हम तो विरोध नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप माने कि जैसा आप लोग तय कर रहे हो कि कौन राष्ट्र के पक्ष में है, कौन राष्ट्र के विरोध में, तो ये तय किया ही नहीं है, हमने तो सबका स्वागत किया। ऐसा करने से दिक्कत और भी पैदा हो जाएगी। नहीं, एक सवाल आपने कहा कि जीएसटी की पावर कमेटी के अगर मुखिया लेफ्ट पार्टी के थे, तो क्या वो इस बात पे सहमत हो गए थे कि जीएसटी का यही स्वरूप होना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सुन लीजिए, देखिए अमृता जी, मतलब ये जो बोल रहे हैं ना, इससे दिक्कत पैदा हो जाती है। अब एक मतलब अरुण जेटली जी जवाब देते हुए जो बात किया है कि हम राज्यों का और राज्य विधानसभाओं का जो संप्रभुता है, मतलब कानून बनाने के सवाल पे, उस संप्रभुता को हम शामिल करेंगे केंद्रीय संप्रभुता के साथ। और एक छोटा सा मेरा बात है, इसलिए मैं जनभावना का जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि देखिए जीएसटी है एक अप्रत्यक्ष कर, और हमारे क्या पूरे दुनिया में ये माना जाता है कि अप्रत्यक्ष कर जो है वो गरीब विरोधी है। तो हमारे लेकिन देश भारत में 67% रेवेन्यू अप्रत्यक्ष कर से आज भी आ रहा है। आज है, और अगर ये जो कैप का जो सवाल आता है वो इसमें और भी महत्वता रखते हैं। हाँ। कि अगर आप और ज्यादा बढ़ाओगे, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो आर्थिक विषमता पैदा हो रहा है, वो आर्थिक विषमता सबसे बड़ी विडंबना है आपके आर्थिक प्रगति के लिए। जी, आप जो कह रहे हैं उससे एक बात स्पष्ट हो गई नीलूदा, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि जब राज्यों में इसको पास कराना होगा तो इतना आसान नहीं होगा केंद्र के लिए पास कराना। और माफ कीजिएगा, मैं एक करेक्शन करना चाहती हूँ, 67 नहीं बल्कि 62.3% या 5% के आसपास रेवेन्यू आता है। कहीं कोई ऐसी कठिनाई नहीं हो रही है, और मैंने इसलिए जनभावना कहा है। आप जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन करने जाएंगे, सबसे पहले आपको इनपुट टैक्स देना पड़ेगा। जैसे ही उत्पादन होकर मैन्युफैक्चर होगी तो आपको मैन्युफैक्चरिंग टैक्स देना पड़ेगा। उसको आगे लेने के लिए जैसे ही आप माल को ढोने जाएंगे तो आपको ऑक्ट्रॉय देनी पड़ेगी। उसके आगे जब आप जाएंगे तो सेल टैक्स देना पड़ेगा। उसके आगे जाएंगे तो सरचार्ज देना पड़ेगा। उसके आगे जाएंगे तो एडिशनल सरचार्ज देना पड़ेगा। आप एक रेस्टोरेंट में भोजन भी करने जाएंगे तो आपको वैट भी देना पड़ेगा, सर्विस टैक्स भी देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को सब्स्यूम करके केवल डेस्टिनेशन बेस अगर टैक्स किया है तो ये जनता के लिए किया। पहला विषय। दूसरा विषय, मान लीजिए आप सुन लीजिए ना, पहले और सर्विस टैक्स है 14%, तो कुल मिला के 18% ही होगा। आप सुन लीजिए। अब दूसरा विषय, इनका जो हमारे जो कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, आसान बात है, इतना ही आसान है जैसे ये जटिल। आप तो ये भी कह दे कि 10 साल तक इन्होंने ये टैक्स अब आप सुन लीजिए, अब आप सुनिए थोड़ा, ये भी कह दे। हाँ, आपके विषय को हम स्पष्ट कर दें। जवाब सरलीकरण नहीं है, आपके विषय को हम स्पष्ट कर देते हैं। दूसरा जो कैप है, मतलब देखिए देश में 4 प्रकार की वस्तुएं हैं। एक है जो सामान्य खाद्यान्न वस्तुएं हैं। सामान्य खाद्यान्न वस्तुएं लगभग 70% के करीब सामान्य खाद्यान्न वस्तुएं। दूसरी जो स्टैंडर्ड आइटम है, स्टैंडर्ड वस्तुएं हैं। तीसरी है जो लग्जरी आइटम है, और चौथी है जो दुष्परिणामकारी वस्तुएं हैं। उसका एक जो औसत रेट है
उसके बारे में विषय बार बार उठते हैं। लेकिन ये जो सारा विषय है ये जीएसटी काउंसिल करेगी। अभी तक जो विषय है ये केवल एक केंद्रीकृत तरीके से हम करते थे, अब राज्यों की सक्रिय सहभागिता के साथ कर रहे हैं। और एक और विषय मैं काउंसिल कहूंगा के कि 60 साल तक हिंदुस्तान में जो शासन चला उसमें हम ऊपर से योजना बनाते थे, नीचे हम राज्यों को बांटा करते थे। हम जो है टीम इंडिया और सहकारी संघवाद लेकर के आए हैं। हमने नीति आयोग बनाया, विचार विमर्श प्रक्रिया के खुले दरवाजों को खोला है और सबकी सहमति से देश को आगे बढ़ाने की बात करी है। ये आपको पसंद नहीं आ रही है, ये जो नई भूपेंद्र जी का ये कहना है, अब भूपेंद्र जी का ये कहना है कि टीम इंडिया का जो कॉइन उन्होंने किया तब से इंडिया बदल गया है। मेरा ये मानना है कि पहले जो है इंडिया दूसरी तरह हम आगे चर्चा में बढ़े, क्योंकि हमें उम्मीद है कि जैसे आप तमाम पार्टियों ने मिलकर संविधान संशोधन पास कराया है, बिल भी पास करा सकते हैं थोड़ा हिचक के साथ, और लेकिन अभी कई मुकाम आने बाकी हैं। आपने कहा कि जीएसटी काउंसिल बनेगी और जीएसटी काउंसिल तमाम चीज़ों पर अपनी राय देगी, सिफारिश देगी और उसके बाद बिल ले आया जाएगा। उससे पहले लोकसभा में पास कराना है, उसके बाद स्टेट्स में पास कराना है, कम से कम 16 स्टेट्स में पास कराना है, उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर नोटिफिकेशन होगा, फिर जीएसटी काउंसिल बनेगी, फिर जीएसटी काउंसिल अपनी सिफारिश देगी, फिर विंटर सेशन में इस बिल को ले आएंगे, फिर उसके बाद जो है आईटी से संबंधित प्रक्रिया शुरू होगी, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा और उस सॉफ्टवेयर के बाद टैक्स कलेक्टर्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है जो 2017 अप्रैल तक पूरी होनी है। कैसे होगा इतना लंबा प्रोसेस पूरा? मेरा अनुमान है कि ये हो सकता है, ये नहीं कि इम्पॉसिबल जिसे कहते हैं, कारण ये बहुत चीजें पैरेलल में होनी है, एक साथ होना है जी। अगर सोमवार को जब लोकसभा में जो चेंजेस की गई हैं वहां पास हो जाएगा, लगता है हो ही जाएगा, जैसे नंबर तो बहुमत है तो पास नंबर हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति महोदय ये स्टेट्स को रेफर कर देंगे और ये भी उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। और अभी मॉनसून सेशन बहुत स्टेट्स में चल रहा है, लेजिस्लेचर का खत्म नहीं हुआ, तो मतलब ये नहीं है कि उनको स्पेशल सेशन बुलाना पड़ेगा। चाहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कह दिया मैं तो स्पेशल सेशन भी बुलाने को तैयार है। तो अपेक्षा की जा रही है कि 1 महीने के अंदर 15 स्टेट्स इसको पास कर देंगे। 29 में से 15 स्टेट्स चाहिए जी पास कराने के लिए। मतलब ये अगस्त तक पूरा हो जाएगा या सितंबर लग जाएगा? कुछ करिए, आपका सितंबर के 8-10 तारीख तक, महीने भर के अंदर अगर ये हो जाता है तो राष्ट्रपति जी इसको एक बार नवंबर में विंटर सेशन में बिल ले आना है, उससे पहले ये जो विवाद के तमाम मुद्दे हैं इसको सुलझाना है। ये सब कुछ सारा कार्यवाही जीएसटी काउंसिल ने करनी है। जो विषय हम रेस कर रहे हैं आज चर्चा के लिए, तो जीएसटी काउंसिल एक बहुत पावरफुल बॉडी होगी, इस अहम बॉडी होगी इस टैक्स के लिए, और वो बन तभी सकती है जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हो जाए, नोटिफाई हो जाए। जी हाँ, उसके 60 दिन के अंदर जीएसटी काउंसिल बननी है। एक जीएसटी काउंसिल का ये लीगल बेसिस होगा, पर जीएसटी काउंसिल तो एम्पावर्ड ग्रुप के नाम पे कब से काम कर रही है। ये एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर तो 8 साल से काम कर रही है। तो स्ट्रक्चर वही होगा जीएसटी काउंसिल? हाँ जी, वो तो उसके ऊपर तो कोई बातचीत हो गई है, चर्चा हो गई है। 2/3, 1/3 और 3/4 से वोट, 3/4 से पासिंग हो। जी हाँ, वो तो बात हो ही गई है। तो मेरा क्या कहना है कि बहुत बेसिक चीजों पे सहमति है। सहमति किस चीज पे नहीं है? रेट्स के ऊपर। और नहीं, वो बहुत महत्व का विषय है रेट, तो इसलिए उसके ऊपर बहुत किस्म से चर्चा होगी, बहुत स्वरूप से चर्चा होगी। देखा जाएगा इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, देखा जाएगा इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू, स्टेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, हर किस्म का। पर अब कम से कम ये तो तय हो गया है कि देखिए, हम इसको लीगल कैप नहीं देंगे। अगर कैप देनी है तो जीएसटी बिल में डाल देंगे, पर कॉन्स्टिट्यूशनल कैप तो नहीं दे रहे। और जीएसटी बिल में कैप डालना मेरे हिसाब कोई इतना महत्व का विषय नहीं है, कारण जीएसटी बिल आप हर साल चेंज कर सकते हैं। देखिए, जीएसटी बिल को सेंट्रल हो या स्टेट हो, वो तो लेजिस्लेटिव पावर्स है ना, वो तो लेजिस्लेचर हर 1 साल के लिए आप डाल सकते हो। आज आपने कहा 20% हाईएस्ट रेट रहेगा। आप ये कह रहे हैं कि सेंटर ने अगर मान लीजिए 24% दर तय किया तो स्टेट उसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, वो तो एक ही होगा ना दर। रेट तो एक ही होगा, वो जीएसटी काउंसिल तय करेगी। और जो आज लग रहा है कि ये रेट 18% से कम तो होने ही नहीं वाला, कारण ये सब जो फिगर्स आ रहे हैं कि अपना रेवेन्यू न्यूट्रल होना चाहिए और स्टेट्स की अपेक्षा है कि जो बोयंसी थी उसका भी
ख्याल रखना चाहिए। उस हिसाब से अगर ये मेरे हिसाब से 20% तक भी तय हो जाता है रेट और स्टेट्स मान जाती हैं, सेंटर तो मानेगा ही, कारण सेंटर को उतना ही आसान हो जाएगा स्टेट्स को पैसा देना, और कारण वो 1% भी इंटरस्टेट रेट के ऊपर निकाला गया है। टोटल अगर 20% भी होता है तो शायद इसके ऊपर सहमति बन जाए, और सहमति बनने के बाद ये जो हम बात कर रहे हैं ना जी कि उसके बाद नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क के ऊपर पिछले 6 साल से काम हो रहा है ऑलरेडी। लेकिन बिना कानून पास कराए आप सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं? नहीं जी नहीं, रेट डालना है, बट जो सॉफ्टवेयर का जो काम है ना जी, नेटवर्क बनाने का काम, उसके ऊपर 150 करोड़ रुपया खर्चा तो पिछले साल के शुरुआत तक हो चुका था। इस साल और काफी खर्चा हुआ है, 450 करोड़ की बात हो रही है जी। इस साल 450 करोड़ खर्चा करना था, 150 करोड़ पहले कर चुके थे। तो आप जो समझा रहे हैं उससे एक बात स्पष्ट हो रही है कि विवाद का एक छोटा बिंदु है, वो है जीएसटी की दर, बाकी सभी चीजों पर सहमति कमोबेश बन चुकी है। नितिन, आपका क्या व्यू है? देखिए, रेट अपने में इतना कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि जीएसटी लगाने के बाद 1 साल तक क्या होगा, और पूरे विकासशील देशों का पूरी दुनिया में देखें जहाँ पे भी जीएसटी लगाए 1 साल के बाद हमेशा कीमतें बढ़ी हैं। बहुत कम देश है जहाँ पे वो कंट्रोल कर पाए। हर जगह, लास्ट एग्जाम्पल आपका मलेशिया का, जहाँ पे करीबन 4 से 5% इन्फ्लेशन रेट्स बढ़े हैं। कांग्रेस की मेरा ख्याल है, उम्मीद है कि ऐसा होगा। अगर 2017 में बीजेपी ला सकती है ये बिल, एनडीए ले आती है, क्लियर करवा देती है, तो कांग्रेस की उम्मीद होगी कीमतें बढ़े, इलेक्शन से पहले कीमतें बढ़े, उनको थोड़ा एडवांटेज हो। तो जो 18% कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में डालने की जो कांग्रेस की उम्मीद थी, एक्चुअली मुझे नहीं लगता उनकी उम्मीद थी। वो एक तरीका था आवाज उठाने का कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जो कि क्लियर है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चाहे वो 18% पे तय हो, चाहे वो 18% पे तय नहीं होना है, वो सबको पता है। हाँ। कुछ चीजें जैसे आप पूछ रहे थे, आपने सवाल पूछा कि अभी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल नहीं बना था तो आप जीएसटी का नेटवर्क क्यों बनाए थे, तो कुछ चीजें पार्टी मान के चलती हैं और सरकारें मान के चलती है, होना है, नियति है। उसी तरीके से इन्फ्लेशन इसमें आएगा, वो भी एक नियति है। किस लेवल तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल को बाहर रखा गया इसी कारण, क्योंकि पेट्रोल में अगर प्राइसेस बढ़ती हैं, चेंजेस आते हैं तो प्रॉब्लम आती है। दूसरा, स्टेट्स उस पर नहीं छोड़ना चाहती हैं। अल्कोहल के अलग कारण कि स्टेट्स अपना कंट्रोल उस पर वर्चस्व बना के रखना, तो फिर भी अनेबलिंग लॉ है, भविष्य में भविष्य में ला सकते हैं, आबकारी को रोक रखा है। तो अब इसमें इन्फ्लेशन अगले 1 साल में कितना आएगा? एक सवाल किसी पत्रकार ने पूछा था जेटली साहब से कि आप एंटी प्रॉफिटियरिंग कंडीशंस इसमें डालेंगे कि नहीं। कुछ विकासशील देशों ने डाली हैं, क्योंकि इसके बेनिफिट्स गरीब लोगों को पास नहीं होते, और जैसे नीलोत्पल बोल रहे थे कि ये टैक्स रिग्रेसिव होता है, गरीब लोगों पे ज्यादा जोर का झटका लगता है, अमीर पे कम लगेगा इसका। तो ये सब कंडीशंस बेसिकली पॉलिटिकली इसको आप देखें तो इसमें सिर्फ एक सवाल है, सारी पार्टी जो देख रही हैं इसको, कि लागू होने के बाद इन्फ्लेशन होगी कि नहीं, इन्फ्लेशन होगी तो किसको उसका पॉलिटिकल फायदा होगा। राजनीतिक सवाल है वो ये कि हमेशा से राजनीतिक दल ये कहते रहे हैं, और खास तौर से सत्ताधारी पार्टी ये कहती रही है कि जब एक देश में एक तरीके की टैक्स प्रणाली लागू होगी तो लोगों को फायदा होगा। हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है, तो हमारा फोकस तो आमतौर पे उन लोगों के लिए होना चाहिए ना जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो इसमें देखिए 62% जो वस्तुएं हैं जो सीपीआई में काउंट होती हैं, और सीपीआई गरीब लोगों के लिए मतलब ज़्यादा है, ट्रेडर्स के लिए अगर डब्ल्यूपीआई गिनते हैं तो सीपीआई थोड़ा ज़्यादा है। 62% चीज़ों पे टैक्स नहीं होगा जी। और आज जो है उसमें 30 से 35% जो चीज़ें हैं उनके ऊपर 15% आज का 12.5% रेट लग रहा है। बाकी जो चीज़ें 8-10% रह गई, सीपीआई में उन्हीं के ऊपर टैक्स रेट बढ़ेगा। जिस अगर 18% हुआ तो आज अगर कम है, हो सकता है उसके अंदर भी जो कई चीज़ें हैं उनके पास 27% है तो उधर कम हो जाएगा। और सीपीआई में जो ज़्यादा वस्तुएं आती हैं उनके ऊपर सर्विस टैक्स नहीं है, तो इसलिए जरूरी होना कि वो इन्फ्लेशनरी होगा, मैं नहीं मानता। हो सकता है कि अगर ठीक तरह चलाया गया, जितना जल्दी इनपुट आउटपुट क्रेडिट सिस्टम हम बना लेंगे, वो हमारे कंप्यूटराइजेशन, रजिस्ट्रेशन, कितने लोग आते गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये अनुभव कई जगहों ने बिना तैयारी करके कई देशों ने ये शुरू किया, तो उनका ये अनुभव रहा। ये इसीलिए तो हमने पूछा था कि हमारी तैयारी पूरी है कि नहीं। नितिन, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, देखिए, इसमें सब लोगों ने एक मुद्दा, जो बड़ा मुद्दा है, जीएसटी से पहले एक बहुत बड़ा चेंज जो ये सरकार लाई थी, वो 14th फाइनेंस कमीशन में जब उन्होंने बोला कि हम पैसा ज़्यादा देंगे, सेंट्रल स्कीम्स कम कर देंगे। एक फेडरल रिलेशन जो स्टेट और सेंटर का है उसमें एक बहुत मेजर चेंज आया। नीलोत्पल ने सही बोला, प्लानिंग कमीशन को बंद किया गया, उससे एक स्ट्रक्चरल चेंज आया, लेकिन
पूरा आर्थिक रिश्ता स्टेट्स और सेंटर का पिछले 2 साल में बदला है। ये बहुत कम लोग, आम आदमी को इतना फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, कौन सोचता है इस बारे में? उससे फेडरल स्ट्रक्चर पे कोई फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ रहा है और हल्के हल्के पड़ता चलेगा। उसका आखिर में कितना नतीजा कैसा निकलता है अभी बताना मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि स्टेट्स ने अपना कुछ पावर सेंटर को इस जीएसटी के तहत देने की कोशिश करी है। आखिर का आपको याद रहना चाहिए, काउंसिल में सेंटर का वीटो होगा, सरेंडर किया है। सेंटर का वीटो होगा जीएसटी में। नहीं सर्विस टैक्स दूसरा, नितिन जी, मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। सब्जेक्ट इसलिए कि सेंटर का वीटो नहीं है, जो वोटिंग है वो 1/3 2/3 है और मिनिमम जो उपस्थित मेंबर है उसका 3/4 है। तो दोनों का जो समान है, ऐसा नहीं है। बिना किसी एक पक्ष के वो चीज पूरी नहीं होगी। ये पूरी तरीके से एक फेडरल और फ्रेंडली जो हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसके बेस पे निर्णय नहीं, इसमें एक बात कहना है, मतलब नितिन अगर मतलब इजाजत दे तो मेरा कहना है कि जहां पे एक वोटिंग सिस्टम है, एक सिंगल पार्टी के हाथ में 1/3 ब्लॉक वोट्स है। आप किसी भी इंटरनेशनल फोरम भी देख लीजिए, ब्लॉक वोट्स जिसके हाथ में होता है उसका बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है। सवाल है जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स के आधार पर यह सहमति बनी है कि स्टेट्स स्वयं मतलब अपना अधिकारों को छोड़ रहा है, इस आश्वासन के आधार पे विश्वास करते हुए कि इसका इज्जत होगा। अगर जीएसटी काउंसिल के जो अंदरूनी कार्रवाई उसके अंदर ये जो एक तरफावाद आएगा तो इसका भविष्य बहुत ही मुश्किल है, ऐसा मुझे लगता है। और इसी में मैं बोल रहा हूं, वो बार बार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का बात करते, मतलब आप एंटायर नॉर्थ ईस्ट का आप जो बोल रहे हैं ना, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम है। जो ज्यादातर स्पेशल स्कीम्स था, 90% सेंटर फंडिंग करता था, 10% स्टेट से आता है। देख लीजिए उठा के क्या हालत है। और सबसे मुश्किल है कि वार्ता करने का, विमर्श करने का केंद्रीय सरकार के साथ कोई चारा नहीं है। फिनांस कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये लिखा जा रहा है, फलाना आप स्कीम्स अगर शक्ति से अगर आप लागू करोगे, ये कलप्पा साहब के जमाने से शुरू हो गया कि आपको इंसेंटिव मिलेगा और ये नहीं करने से डिसइंसेंटिव मिलेगा। जो प्लान का पैसा वो निर्धारित करने में भी सेंटर अपने हाथ में कुछ क्षमता ले रहे हैं इनफॉर्मली, जो कि हमारे देश के संघवाद के लिए बहुत खतरा है। अमृता जी, बात यह है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बोलना जो है वो अलग बात है, हाँ। लेकिन जो व्यवहार में करते हैं, जो इनका यूनिटरी प्रिंसिपल्स है उसी को लागू करना। पॉलिटिकल डिसीजंस भी कोई भी ले लीजिएगा, अगर कोई चीफ मिनिस्टर के मंत्रालय पे अगर कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरेस्ट किया जाता है तो ये दिस इज अ डायरेक्ट अटैक ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स। वो उस तरीके का आप हर एक डिसीजन लेंगे इनका पॉलिटिकल। आपको लगता है करप्शन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आर्थिक कांग्रेस का ये तर्क है कि करप्शन हो तो कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कांग्रेस का तर्क है। हर एक मुख्यमंत्री मुझे आज सवाल है, नहीं विषय जीएसटी पे आ रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं। तमाम हिच के साथ लोगों ने समर्थन किया है, लेकिन ये हिच अभी गए नहीं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लौटते हैं। उसका भी तरीका होता है जिसके खिलाफ। तो आर्थिक सुधार की मंजिल तक पहुंचने के बीच में तमाम राजनीतिक मोड़ हैं और उन राजनीतिक मोड़ से मतलब कम से कम एक मोड़ आपने क्रॉस कर लिया, लेकिन अभी बहुत सारे इस तरह के मुकाम हासिल करने बाकी हैं। लेकिन एक और चीज़ पे लोग सवाल उठा रहे हैं और वो ये कि बहुत सारे राज्य जो वेलफेयर के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज बांटते हैं या कुछ और सुविधाएं देते हैं जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, साइकिल, उसके लिए वो अपने सेल टैक्स से पैसे जुटाते थे। तो वो अगर ये अधिकार उनसे छीनेगा तो शायद उनके ऊपर ज़्यादा बोझ पड़ेगा या शायद वो सब ना कर पाएं। वो इसको लेकर भी बड़ी चिंताएं जताई जा रही हैं। इसमें दो पहलू हैं। एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक जो हमारा आर्थिक व्यवस्था थी उसमें हम होता था कि किसी स्टेट को अगर एक पर्टिकुलर किस्म की इंडस्ट्री उगाना चाहती है अपनी जगह तो उनको कुछ इंसेंटिव देती थी, टैक्स इंसेंटिव। जैसे पूरे देश में ये
विश्वास था कि नॉर्थ ईस्ट में या पहाड़ों में इंडस्ट्रीज कम लगती हैं, तो आपने टैक्स बेनिफिट्स दिए कि वहाँ इंडस्ट्री चली जाए। बहुत इंडस्ट्रीज ने उनका गलत फ़ायदा भी उठाया, लेकिन वहाँ इंडस्ट्रीज गई। वो अब नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट्स या पहाड़ों में मुश्किल होगा। उसकी जगह बीजेपी ने जो एक मूवमेंट किया कि आप सेंट्रल स्कीम्स कम करें, लेकिन डेवल्यूशन ऑफ फंड ज़्यादा कर दें स्टेट्स को, कि आप अपनी स्कीम्स अपने मुताबिक चला सके, कहने को बहुत अच्छा है, लेकिन स्टेट्स की हैंड होल्डिंग उसमें हो पाई कि नहीं, वो 2 साल में हमें दिखता है कि नहीं हुआ। सोशल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कुछ स्टेट्स में गिरा है। तो ये एक ओवरऑल कैरेक्टर बदल रहा है, जिसका मुझे लगता है कि टोटल आयाम आपको देखेगा 3-4 साल बाद आपको जाके पता चलेगा कि स्टेट्स का कैरेक्टर किस तरीके का आ गया, कितने इंडिपेंडेंस उनके पास रह गई अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने की। मैं एक करेक्शन करना चाहूँगा। इवन जो जीएसटी का जो कानून पास किया है, उसमें जो हमारे पहाड़ी राज्य और नॉर्थ ईस्ट के राज्य, उनके लिए एक्सेप्शन दिया गया। एक वो है जो दूसरा सेल्स टैक्स इंसेंटिव के थ्रू सबसे ज़्यादा प्रदेशों का औद्योगिकरण किया गया था। और जब से हम वैट लाए हैं, वो एक कॉमन सेल्स टैक्स तो ऑलरेडी हो गया था कंट्री में, तो अब ये सेल्स टैक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट औद्योगिकरण का वो काफी देर पहले ही बंद हो चुका है। और अगर अब औद्योगिकरण का हुआ है, लेकिन वेलफेयर स्टेट का नहीं हुआ। तमिलनाडु का एडवांस ही उनके रेवेन्यू मॉपिंग अप से हुआ है। मैं कुछ और कह रहा हूँ जी। एक उसके अलावा अगर आप देखेंगे, पूरे हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा इंसेंटिव क्या दिया जा रहा है? कैपिटल सब्सिडी ग्रांट अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल पॉलिसी। वो कैपिटल ग्रांट अगर देना चाहते हैं, अभी भी केंद्र शासन वो दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट देना चाहती है, 1 मिनट साहब, वो स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है। अभी टैक्स का तो करके डिस्टॉर्ट किया जा रहा था, और ये सब बहुत सालों से ये माना गई है बात कि सेल्स टैक्स को या दूसरे किस्म के टैक्स दे के आप वहाँ का प्रगति, जो कंपैरेटिव एडवांटेज कहते हैं, उस बेसिस पे रहने दीजिए, स्पष्ट दीजिए, समक्ष दीजिए। तो स्टेट में जो आप कंपटीशन की बात कर नहीं साहब, वो तो कॉम्पिटिटिवनेस सब वो वैट के जब से वैट लाए थे बंद कर दिया गया था, और इस विषय में हमने काफी स्टेट्स को सब्सिडी है। नॉर्थ ईस्ट में जो इंडस्ट्री गई है वो कैपिटल इंटेंसिटी की वजह से नहीं गई है। नितिन जी बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मूलत खास करके ये जो बाजार आधारित प्रक्रियाएं जब शुरू हो गई, क्या करते थे इंडस्ट्री कि ये जो इंसेंटिव उनको मिल रहा कैपिटल इंटेंसिव, इसको एक बार्गेनिंग चिप के तरह दूसरे प्रदेशों के साथ कि वहाँ पे अगर हम लगाएंगे इंडस्ट्री तो इतना फायदा मिलेगा, तो आप क्या उसमें हमें सहूलियत देंगे, और वो नहीं फायदा पहुंच रहा था। तो वहां पे डायरेक्टली पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के संभाल पे सरकार का ज्यादा भूमिका नहीं रहेगा, तो वो जो कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है उसको आप सही तरह से संबोधन नहीं कर सकते। इस पे एक ही बात था कि जो जीएसटी काउंसिल होगा, उस पे अगर जीएसटी काउंसिल खुद का अगर निर्णय को अगर वो मंजूरी देते जाए, तो हमारा कांग्रेस पार्टी का ये एक मांग रहा है कि जो जीएसटी काउंसिल अगर कोई विवाद बनता है, तो अगर जीएसटी काउंसिल उसी का जो डिसीजन होता है उसी को अगर आगे किया जाए तो ये गलत होता है। ऑल्टरनेट कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, ये हमारा पहले से भी एक मांग था। इसीलिए जीएसटी काउंसिल बिल में ये प्रोविजन किया है कि फिर डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, टू स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट बिटवीन स्टेट, then GST Council will establish a mechanism, shall establish a mechanism। अच्छा, तो वो मैकेनिज्म का प्रावधान आ गया कानून में, वो विषय समाप्त हो गया। चाह रहा हूं लेकिन वो तो चाहते थे कि किसी रिटायर्ड जज के थ्रू इस ट्राइब्यूनल बनाया जाए। नहीं है इस देश में। देखिए जी, ये एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है। तीसरे फोर्स को कहां, जिस काम जो उनको हमारे संविधान में भी जिसका कल्पना नहीं की गई थी, ये टैक्सेशन पावर में हम जुडिशरी को देंगे, वहाँ कहाँ लाना चाहते थे। मैं कुछ और एक विषय कहना चाहूँ कि आप जो कह रहे थे पिछड़े देशों का, देखिए जहाँ अभी तक जब इंटरस्टेट का 2%, पहले इंटरस्टेट का सेंट्रल सेल्स टैक्स 4% होता था, फिर 2% लाए, जब उसका क्या फायदा हो रहा था कि जहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उस स्टेट में माल सस्ता हो जाता था, और जहाँ कंज्यूम हो रहा है वहाँ माल महंगा हो जाता था। अब ये डेस्टिनेशन या कंजम्पशन बेस्ड टैक्स कर दिया गया है जीएसटी, इससे फायदा पिछड़े जो बैकवर्ड स्टेट्स है उनका फायदा हो रहा है। तभी तो अगर आप देखिए, नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस उनके पार्टनर है,
पर जब देखा कि बिहार को फायदा हो रहा है इस जीएसटी की प्रणाली से, एकदम उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के अपने आप कर दिया। मैं तो इसको सपोर्ट बिल्कुल कर रहा हूं। केरल जी इसी कारण की। लेकिन अभी 2-3 मुद्दे हैं जिस पर थोड़ा सा सवाल बने हुए हैं, खासतौर से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा, कैसा उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन फंड कलेक्ट करेगा। नहीं वो शंका रेज की जा रही है। रेज किया, उसमें कोई है वो नहीं, तो वो बिल्कुल बहुत स्पष्टता के साथ किया है। एवरी पैसा विल हैव टू गो दूसरा देयर। एक और शंका रेज की जा रही है, वो ये है कि वो जो कॉम्पेंसेशन देने की बात है वो तो कितना 5 और साल कब के लिए तक प्रावधान कर दिया है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डाल दिया। नहीं, वो तो constitutional डाल दिया, amendment सारी शंका खत्म कर दी है। और शेल फॉर 5 हाँ, ईयर। शेल 5 ईयर है। और आज तक हमारे संविधान में जो विषय लिखा गया है वहाँ मे वर्ड यूज किया है, बल्कि इसमें तो शेल वर्ड को यूज करके, हालांकि कभी संसद की पावर को शेल करके इतना मैंडेट करते नहीं थे, लेकिन किया है और 5 साल के लिए कर दिया, इसलिए वो स्पष्ट हो गया। अब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और 5 साल बाद भी अगर उनको नुकसान की भरपाई करने की जरूरत पड़े तो, अगर ये 5 साल, और बहुत सारे स्टेट्स जो 1.5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ के घाटे में चलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट में चल रहे हैं, उनकी भरपाई कैसे होगी? सारा समाधान है, आप इसको लागू होने दीजिए। कानून में 5 साल काफी समय है जी ट्रांजिशन पीरियड के लिए। ये नया प्रणाली में जब हम जा रहे हैं तो हम ट्रांजिशन के लिए एक स्टेट्स को अश्योर कर रहे हैं और स्टेट्स भी अपने आप वॉलंटरली स्कीम में आ रही हैं। ये तो कहना कि इससे कोई फोर्स करके, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जिस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं वो सफल हो, लेकिन जो शंकाएं हैं उसी पर चर्चा करने के लिए तो हम आज यहाँ इकट्ठा हैं। मैं चाहती हूँ कुछ यहाँ पर एक सवाल मैं भूपिंदर जी से पूछ लेता हूँ कि अभी जो है आपने ये बताया है कि स्टेट्स और सेंटर का जो मामला है, विवाद है, वो जो है सुलझाया जाएगा। लेकिन बात यह है कि अब पंचायती राज के बाद अब तीसरा स्ट्रक्चर भी आया हुआ है और तीसरा स्ट्रक्चर है ZPs और म्युनिसिपल बॉडीज, और उनको भी काफी सारा घाटा होता है। तो उसका अगर वो भी जब बताएंगे तो वो भी बता दे। तो जो 14th फाइनेंस कमीशन आया है उसमें सीधा उनके लिए 5% का प्रावधान किया है, और जो हमारे संविधान में राज्य वित्त आयोग की कल्पना की गई है, लेकिन जो रेवेन्यू लॉस जो होता है, आप अपने जो कर्नाटक में सरकार में जो आपका राज्य वित्त आयोग है उसकी जरा अनुशंसा करवाइए। हम भी अपने राज्यों में करवा रहे हैं। वही संवैधानिक तरीका है भूपिंदर जी, थोड़ा और सरल करके बताइए। वही संवैधानिक तरीका है, इसलिए हम तो उसको मानते हैं। और लोकल म्युनिसिपैलिटीज को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और ये तो पहली बार हुआ है कि जो बॉम्बे में लोकल म्युनिसिपैलिटी को अगर नुकसान होगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी? अगर लोकल म्युनिसिपैलिटीज को नुकसान होगा तो क्या राज्य सरकारें उस नुकसान की भरपाई करेगी या संवैधानिक व्यवस्था है? हाँ, ये संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन उस संवैधानिक व्यवस्था के लिए राज्यों को बिल पास कराना होगा। बिल पास कराने की आवश्यकता नहीं, राज्य वित्त आयोग संविधान में लिखा हुआ है। देखिए सवाल है, प्रावधान हर जगह है, प्रावधान होता है, लेकिन जो आपका पैसा आप रखे हैं, एलोकेटेड है, हमने वो पहुंचने में एक टाइम लैग होता है। तो इसीलिए इश्यूज है जो कि इम्प्लीमेंटेशन के साथ जुड़ा हुआ है, लिखा हुआ और फाइनेंस कमीशन से दिया हुआ है जी, वो लिखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, मैं केंद्र सरकार का एक और विषय बताना चाहूंगा, उसका कोई उससे संबंध नहीं है, 14th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से। और जो राज्यों का पैसा है वो राज्य वित्त आयोग के हिसाब से। कभी सोचा नहीं है, सबका विश्वास रहा है कि पंचायतों को पैसा मत दो। पर 3rd टियर जो हमारे यहाँ सफर किया है वो इसीलिए कि हमने फाइनेंशियल पावर्स कम करते गए हैं। जितनी लिस्ट में थी कि आप ऑप्शन में दे सकते हैं, वो भी ज्यादातर, चाहे वो पार्टी कोई भी रही हो, किसी ने पैसा नहीं देना चाहे। इसमें भी अब पंचायतों की डिपेंडेंस स्टेट गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा होगी कि स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन के थ्रू क्या डेवल्यूट करती है, कितना पैसा देती है। इसका तो ये मनमर्जी होगी कि स्टेट गवर्नमेंट नेगोशिएशन होगी, लेकिन पंचायतों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। पंचायत की पावर वैसे भी कम रही है और कम होगी, और म्युनिसिपैलिटी की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। म्युनिसिपैलिटी की थोड़ी कम होगी, पंचायतों पे और भी कम ध्यान दिया जाता है क्योंकि मिडिल क्लास है, म्युनिसिपैलिटी से रेवेन्यूज आते हैं। म्युनिसिपैलिटीज पे फिर भी वापस कुछ पैसा चला जाएगा। पंचायती राज का एक विषय है, और मैं कभी आप अगर डिबेट पे बुलाएंगे जरूर अगली डिबेट करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो कुछ छात्र छात्राएं वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी, मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर आपको लगता है कि इसको लागू करने में कोई दिक्कत होगी, और अगर दिक्कत होगी तो सबसे बड़ी क्या होने वाली है? मुझे लगता है इसमें दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देश में एक आम राजनीतिक सहमति का वातावरण है। हमारे सारे राज्य, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के विचारधारा के हो, सब ने इस विषय को पूरी तरीके से स्वीकार किया है। और देश में
आने वाले समय में जो हमने संविधान में लिखा है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि हर गरीब आदमी तक उसकी जो आवश्यक सामग्री है वो पहुंचना, व्यापार निर्बाध तरीके से चलना, व्यापार में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आना, और उसके लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन है जिसका पूरे देश ने स्वागत किया है। जी, अगले सवाल। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि जैसे आप लोग जीएसटी पे कैप लगाने की बात कर रहे हो, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल पुथल देखते हुए ये किस हद तक जस्टिफाइड है, और कैप लगाने के बजाय क्या आप महंगाई की मार से बचाने के लिए आम जनता के निचले तबके या निचले मध्यम तबके को आयकर से छूट क्यों नहीं दे देते, ताकि वो और आयकर के दायरे में आए, या मुक्त ही कर दीजिए कुछ समय तक? ये सही सवाल है, क्योंकि देखिए जब कैप लगता है इसका दो फायदा होता है। एक तो कंप्लायंस ज्यादा बढ़ता है, और दूसरा है कि इन्फ्लेशन के पे इसका इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी अक्सर कहा है कि कैप लगाइए, और इस पे अगर 27-28% का अगर आप हो जाता है तो आप देखेंगे कि या तो फिर कंप्लायंस कम होगा, स्ट्रेट अवे कम हो जाएगा, या तो फिर टैक्स आपको आपके पल्ले में आएगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपको इन्फ्लेशन पे आपको लड़ना पड़ेगा। तो ये तो इसीलिए तो हम कहते आए हुए हैं कि देखिए इस पे कैप लगाइए, और यही हमारा मांग पहले से भी रहा है। गरीबों के इनकम के ऊपर टैक्स कैप लगाया जाए, वो डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनकम टैक्स का जहाँ पे एग्जेम्पशन है, ये इनडायरेक्ट चीज़ें जो आदमी खरीदता है उसको देनी पड़ेंगी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स पे गरीबों के लिए कैप लगाया जाए वो नहीं बात, कि गरीब जो चीज़ खाते हैं उनको एग्जेम्प्ट किया जाए टैक्स ना। तो वही मैं कह रहा था कि जीएसटी में भी जो आज गरीब लोग ज़्यादा चीज़ें खाते हैं उसके ऊपर कई चीज़ों पे टैक्स नहीं दिया जाता लगेगा, और नहीं है अभी। एक ही छोटा सा बात है, कैप का जो सवाल आ रहा था इसलिए और भी ज़्यादा कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो वो ज़्यादा रिग्रेसिव होता है, मतलब जो आम लोग हैं उसके खिलाफ जाता है। आप जो इनकम टैक्स बोल रहे हो यहाँ पे तो उल्टा है। इनकम टैक्स का जितना फोरगोन इनकम टैक्स जो होता है वो देखो सब उसका फायदा बड़े लोगों आप डायरेक्ट टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? विषय में एक चीज और स्पष्ट कर दूं। और दूसरी बात है कि ज्यादातर काफी सारे विषय है जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए स्टेट्स को, वो रहेगा, क्योंकि बहुत सारे आइटम इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, और वो जो होना चाहिए। आज जबरदस्ती पूरे देश में एक सिस्टम नहीं चालू कर सकते हो, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग वास्तविकताएं हैं, उसको आपको ध्यान में रखना। मेरा कैप के विषय में एक स्पष्टता से कहना है कि देखिए जो 18% का विषय, ये रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है जो औसत नहीं, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट तो 15.5% सुन लीजिए आप पहले पूरी सुन लीजिए। अरविंद जी वो दोनों सेस वित्त मंत्री ने फाइनल नहीं हुआ है, कमेटी रिपोर्ट है, लेकिन कभी भी देश में ऐसा नहीं हो सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स में दवाई के ऊपर भी 18% लगे और दारू के ऊपर भी 18% लगे। जो सिन वस्तुएं वो अलग होती हैं, जो लोगों के जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं वो अलग होती हैं, उसमें 18 क्यों? उसमें तो और बिल्कुल फ्री भी होनी चाहिए काम जो खाद्यान्न वस्तुएं आम व्यक्ति की है। इसलिए इसको आप संवैधानिक संशोधन में ले आएंगे, फिर हमेशा 2/3 मेजोरिटी से लेके आएंगे। ये व्यवहारिक बात नहीं है, इसीलिए सब राजनीतिक दलों ने मांग करने के बाद में भी इसको अस्वीकार किया है। अगले सवाल। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि कयास लगाए जा रहे हैं कि जीएसटी पास होने पर महंगाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी थोड़े टाइम के लिए, तो क्या गरीब तबकों के लिए क्या जीएसटी पास होने पे गरीब तबकों के अच्छे दिन आएंगे? मेरा मानना है कि इस देश में सभी खाद्यान्न वस्तुएं, और इस देश को अगर एक बहुत बड़े आर्थिक बाजार के रूप में अगर माना जाता है, तो पूरे देश में जो हमारे आने वाले समय में निर्बाध रूप से जो व्यापार करने की, टैक्स के सरलीकरण की, और जो टैक्स के ऊपर टैक्स का बोझ है उसको हटा करके एक सिंप्लीफिकेशन सिस्टम, केवल एक टैक्स वो भी डेस्टिनेशन बेस, और उसके बाद जो इनपुट क्रेडिट है वो इस तरीके से मिले कि एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, उससे देश का व्यापार बढ़ेगा। पूर्व और पश्चिम जो देश की अलग अलग भुजाएं, सब जगह सामान का, व्यापार का एक तरीके से बहुत ज़्यादा विस्तार होगा, और देश की तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, एक है कि महंगाई का जो सवाल है ना, ये सवाल सिर्फ जो आर्थिक नीति नियम है इससे जुड़ा हुआ नहीं है। सरकार का, राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है उसका क्या भूमिका है किसके प्रति, ये जो नया शब्द आया है क्रोनी कैपिटल, तो आपके क्रोनीज क्या कर रहा है, बाजार के किस क्षेत्र में वो सक्रिय है, उसके ऊपर
ये दाल का जो भाव बढ़ गया है, क्यों बढ़ गया है, उसके खोज में टैक्स से भी उसके लिए ज़्यादा गुनहगार है। ये जो संबंध है मतलब सत्ताधारी पार्टी और क्रोनी के बीच में, उसके चलते होता है। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? मेरा एक सवाल है, जीएसटी आने के बाद एक कयास लगाया जा रहा है कि सरकार, केंद्र और राज्य दोनों का राजस्व बढ़ेगा, लेकिन जिन देशों ने अभी तक इसमें लागू किया है उनका राजस्व कम हुआ है और उन्होंने जो टैक्स का स्लैब है वो हमेशा बढ़ाया है। तो भारत में आगे कैसे होगा? तो ये करीबन 160 देशों में, जैसे मैं बताया था, लगा है। विकसित देशों में एक्सपीरियंस रहा है कि कई देशों में अराउंड 24 या 26 देशों में रेवेन्यू 3 साल के लिए नहीं बढ़ा, चौथे साल से वो बढ़ना शुरू हुआ। समय लगता है, ये नई प्रणाली आप ला रहे हैं उसको सिस्टम में, लेकिन विकासशील देशों में कई जगह देखा गया कि एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई फर्क नहीं दिखता है। इकोनॉमिक स्टडीज बताती है 2014, 16 और 15 की कि इकोनॉमिक ग्रोथ में कोई बदलाव नहीं दिखता है। रेवेन्यू बॉयंसी जिसे कहते हैं कि रेवेन्यू आपका थोड़ा कुछ जगह बढ़ रहा है, वो कुछ देशों में दिखा है, कई देशों में नहीं दिखा है। तो और ये यहाँ तो दावा किया जा रहा है कि 2% जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। ये नंबर तो हमें हमेशा याद है, जब हमने WTO में जाके हमने टीपीपी बोला था कि टीपीपी से क्या क्या हो जाएगा, तब भी बोला गया कि 10 लाख नौकरियां आ जाएंगी। तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, ऐसा नहीं कि बीजेपी करी है, कांग्रेस ने अपने समय पे नहीं किया। आखिरकार आपको याद करना चाहिए, जीएसटी कांग्रेस ने भी बहुत जोर से पुश किया था, मतलब कल्मिनेशन पे बीजेपी ला रही है क्योंकि सत्ता में है। लेकिन एक पॉलिटिकल एग्जैजरेशन की थोड़ी जगह हमेशा होती है, उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। हम भी जब बातें करते हैं आपस में चिल्ला के बोलते हैं थोड़ा ज्यादा ही। ये एनालिस्ट है, मूडीज भी अभी कह रहा है कि 0.9% तक, 0.9% का मीडियम टर्म में इसका जीडीपी रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ सकता है। आईएमएफ ने बोला है नहीं होगा। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ जी, 2006 रिपोर्ट बोलती है कि नहीं होता है। मैं वही कह रहा हूँ, ये हर एक का अपना अलग अलग अनुमान है। किसी ने अनुमान अलग बात है और अनुभव अलग बात है। अगर अनुभव आपके सामने है, अगर 160 देशों का अनुभव आपके सामने है, तो आप अनुमान पे चलेंगे या अनुभव पे चलेंगे? एक बात तो सबको सोचना पड़ेगा। अब बात यह है कि देखिए, वैसे भी जो है महंगाई बढ़ी हुई है। अब दाल का भी आप दाम देख लीजिएगा। अगर इसके साथ साथ अगर जीएसटी के लागू होने पे अगर इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, तो ये सोचना पड़ेगा कि अब इफेक्ट क्या होता है आम आदमी पे। कि कांग्रेस को उससे मुनाफा होता है कि नहीं, इलेक्शन आने से पहले एक नहीं, वो कांग्रेस का मुनाफा जो है, देखिए कांग्रेस अपनी दुकान की चिंता कर रही है। तब तो 10 साल तक इन्होंने अपना जो दुकान का चिंता किया ना। नहीं, हम तो 60 साल बीजेपी ने 10 साल तक अपना दुकान का चिंता तो किया ना। नहीं हमें, पर आपने जो विषय कहा ठीक ठाक बोल रहे थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज और जो छोटे व्यापारी हैं उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? क्योंकि कई बार लोग ये मान रहे हैं कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो अभी तक टैक्स नेट के दायरे से कई बार बाहर भी रहते थे, जिनकी इनकम 1.5 करोड़ से नीचे हुआ करती थी, संभवतः उनको भी इस जीएसटी के लागू होने के बाद। अभी तक तो क्या विषय था कि बहुत स्टेट्स में 10 लाख से कम जिनका एनुअल टर्नओवर था, उनके ऊपर टैक्स का बोझा नहीं पड़ता था। ये 10 लाख से 25 लाख तक का वेरिएशन है बिटवीन द स्टेट्स। अब प्रश्न है कि आप किस लेवल पे, कहां तक आप एग्जेम्पशन लिमिट देंगे? 10 लाख पे रखेंगे, 20 लाख पे रखेंगे या 25 लाख पे रखेंगे? ये अभी लिमिट तय नहीं, ये अभी तय नहीं हुआ, जीएसटी काउंसिल ने करना है। जो 1.5 करोड़ की आप बात कर रही हैं, वो है सेंटर और स्टेट्स के बीच में कंट्रोल का, कि ये जो अभी मंत्रियों महोदय की मीटिंग हुई थी, फाइनेंस वित्त मंत्रियों की, उस टाइम उन्होंने शायद तय किया, जो अमित मित्रा जी ने बाद में कहा, कि 1.5 करोड़ तक का सेंटर मान गया है कि स्टेट्स ही अपने आप कंट्रोल रखेंगी, सेंटर का कंट्रोल नहीं होगा। पर मुझे लगता है उसके ऊपर भी अभी फाइनल व्यू नहीं लिया गया, वो जीएसटी काउंसिल लेगी। जी, अगला सवाल। मेरा सवाल भूपेंद्र जी से है कि सर, जैसे एक तो है कि महंगाई बढ़ेगी तो उससे आम आदमी पर दबाव बढ़ेगा। एक पॉइंट ये भी है कि राज्यों को रेवेन्यू मिलेगा कि नहीं। अगर राज्यों को कम रेवेन्यू मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको आगे के चुनावों में अलाई पार्टी ढूंढने में मुश्किलात हो सकती है। और तीसरी ये भी है कि जो आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं निवेशकों का इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। तो अगर ये जीएसटी जो आ रहा है, ये अगर सफल नहीं होता है, तो आप पहले किसके इंटरेस्ट को आप प्रेफरेंस देंगे? आपके 3 प्रश्न हैं, मैं तीनों प्रश्नों का आपको उत्तर देना चाहूँगा। पहला विषय ये है, जो आपने कहा है कि इससे क्या देश के आने वाले समय में महंगाई में फ़र्क पड़ेगा और लागू कैसे होगा। जीएसटी पूरी प्रामाणिकता के साथ लागू होगा। मेरा ये मानना है कि इससे टैक्स बेस जो है वो बढ़ेगा और उससे राज्यों की और केंद्र की आमदनी एक स्तर पे आएगी जिससे हम कल्याणकारी राज्य के रूप में काम कर पाएंगे।
दूसरा विषय जो आपने कहा है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के कहा है। केवल टैक्स रिफॉर्म होने से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं होता है, बाज़ार में लगने वाली जो पूंजी है उसकी सुरक्षा, जो हमारे उद्योग बीमार होते हैं उनके बारे में कार्रवाई, और इसी के लिए हमारी सरकार ने न केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की पॉलिसी को सरल किया है। 1960 से जिस बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी लॉ की बात हो रही थी जिसमें कर्मचारियों के हित सुरक्षित होने थे, हमारी सरकार वो कानून लेके आई है। सिक्योरिटाइजेशन और जो DRT के कानून है उसमें हमारी सरकार परिवर्तन लेके आई है। व्यवस्थागत और नीतिगत परिवर्तनों में जितना तेज़ी से आगे बढ़ना है उतना तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी बात जो आपने कही है कि क्या राज्य सरकारों को नुकसान होगा, इसके लिए हम कानून में प्रावधान लेकर के आए हैं कि 5 वर्षों तक राज्यों को पूरा कंपनसेशन मिलेगा जो भी उनको नुकसान होगा। और मेरा ये मानना है कि उसी समय के अंदर अंदर जो देश में हम व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं उसमें अपने संकल्पों को पूरा करने में कामयाब होंगे। अगर ये नुकसान नहीं होता तो AIADMK बिल पास कराने के वक्त बाहर क्यों चली जाती, उसको भी समर्थन कर देना चाहिए था। ये जो मांगे दावे ये सब ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि फलाना स्टडी करके बोला है इससे ये फायदा होने वाला है। तो असल में हकीकत में क्या होगा ये हमें देखना है। जरूर कुछ सकारात्मक चीजें हैं लेकिन कई आशंकाएं हैं, तो इसीलिए देखना होगा जैसे परिस्थिति पैदा होगा और उसका असर तो होगा। और मतलब ये जो लोगों का बारे में बताया जा रहा है ना, लोगों के ऊपर इसका अच्छा असर होगा। बहुत सारे चीज मैं बोल रहा हूं बार बार, ये जो प्रोपोर्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा वो कैसे लोगों के पक्ष में आएगा, ये तो अर्थशास्त्र के कोई भी बुनियाद के आधार पे इसका कोई व्याख्या नहीं हो सकता है। तो इसीलिए आप यू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, देखना है और उसके आधार पे अगर कुछ दिक्कतें ज्यादा आ रही है जरूर उथल पुथल होगा। जी हम कहीं जा रहे हैं कि इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष कर रिग्रेसिव होते हैं इसलिए लोगों के हित में नहीं है। मैं उसका खंडन करना चाहता हूँ। वो इसलिए अगर आप हर चीज़ को अप्रत्यक्ष टैक्स लगाएंगे जरूर जो गरीब भी खाते हैं और जो ज़्यादा मात्रा में खाते हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। पर अगर आप बहुत चीज़ों के ऊपर ये टैक्स लगाने ही नहीं वाले जो गरीबों को खाने पीने की खाद्य, कितने आइटम्स बताए थे ऐसे कितने? नहीं जी देखिए आज जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं उसके अंदर 62% बास्केट में जो सामान जाता है उसके ऊपर टैक्स नहीं है, 0 रेट है जी। 30 से 35% चीज़ों के ऊपर 12.5% रेट है, उसके ऊपर बाकी चीज़ों के ऊपर हायर रेट है। अगर ऐसा संतुलन भविष्य में भी रखा जाता है जब GST काउंसिल का रेट तय करेगी, लेकिन ये तो अभी भविष्य की गर्त में है ना कि क्या रखा जाता है और क्या नहीं रखा जाता। मैं इतना कुछ कहूँगा, एक मिनट, ये क्या रेजोल्यूशन पास किया गया है जिसको वित्त मंत्री ने, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बार बार अपने भाषण में भी दोहराया जब राज्यसभा में किया गया कि हमें गाइडलाइन दी गई है GST काउंसिल ने, आप जो रेट तय करेंगे वो रेट स्टेट्स की भरपाई को पूरा करे और एक मिनट साहब, जो वो पूरा करे और उसके अलावा गरीबों के ऊपर उसका बोझा नहीं बढ़े। ये रेजोल्यूशन GST काउंसिल ने पास किया है, इसको केंद्र मंत्री ने कहा है कि हम इसको रखते एकेडमिकली अगर कोई GST काउंसिल ये भी कह दे कि बोझ ना पड़े और असल में बोझ पड़ जाए, देखिए तो फिर क्या होगा? तो इसका तो फिर क्या होगा? अमृता जी मैं बोल रहा हूँ एडुकेशन सेस आपने लगाया है एडुकेशन का विकास के लिए, और अब एडुकेशन का एक्चुअल फिगर्स देखिए एडुकेशन सेस लगने के बाद अब कृषि कल्याण सेस लगाया है, कृषि और खास करके जो निचले तबके हैं किसानों के उसके हित के लिए। स्थिति क्या देख लीजिए, खुदकुशी का रेट तो बढ़ रहा है ना, तो इसीलिए कोई चीज है नोशनल जो इनके नेता बोलते हैं जुमला और कुछ है हकीकत जी, तो देखना है। लेकिन हमको एक जो हम CPI जिसे बोलते हैं, जिससे हम देखते हैं महंगाई कितनी है, CPI का कंस्ट्रक्शन अपने में कितना खामी भरा है वो हम सब जानते हैं। हम उस पर कभी चर्चा नहीं करते, मान के चलते कि स्टैटिस्टिक्स हमारे देश की बहुत परफेक्ट है, लेकिन हमारी नेशनल इनकम ने भी दिखा दिया है कि कितने उसमें छेद हो सकते हैं। दूसरा, ये एकदम साफ है कि रिग्रेसिव है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब वो कितना कम रिग्रेसिव आप बना सकते हैं उसमें से क्या बाहर रख के, वो एक सवाल है। तीसरा,
कि हमारे यहाँ ज़्यादातर मॉपिंग इनकम टैक्स से नहीं होती, इनडायरेक्ट टैक्सेस से होती, क्योंकि सरकार के लिए आसान होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस को लगाना और उससे रेवेन्यू उठाना। ये बहुत सिंपल है। सरकारें पूरी दुनिया में यही चाहती है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस से हो, लेकिन वो रिग्रेसिव है और गरीब पे ज्यादा चोट पहुंचाता है, चाहे आप उससे जितना प्रोटेक्शन दिला ले। ये भी सच है। तो एक ओवरऑल लार्जर पिक्चर में अगर आप देखें कि हाँ, अगर देश चाह रहा है कि मूव करे इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ, जैसे कि जीएसटी या इनकम टैक्स में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर, वो भी सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन अगर आपका फोकस इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ बढ़ता है तो इनडायरेक्टली एज वेल एज डायरेक्टली आप गरीब पे प्रहार थोड़ा ज्यादा होता है, और ये सब देशों की सच्चाई है। एक लाइन में देखिए, मोदी साहब ने पहले जब आए हुए थे तो कह रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद आप देख लीजिएगा क्या हाल है दाल का और बाकियों का। अब बोल रहे हैं कि नहीं, लोगों पे बोझ नहीं पड़ेगा, लेकिन बोझ तो पड़ने वाले हैं, और ये हमको स्वीकार करके आगे जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई अब आगे जाकर अगर बोझ पड़ने वाला है तो आपके लिए तो राजनीतिक सुखद स्थिति है, आप उसका फायदा उठाइए। लोगों को जो बोझ पड़ता है, हाँ, हमको वो मंजूर नहीं है। वैसे अगर वो 2019 से पहले शुरू हो जाए मैं आखिरी कमेंट आपसे जानना चाहती हूँ। अभी चुनौतियां बहुत हैं, ये चुनौतियां इतनी देर तक हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद की जा रही है कि ये जो एक लोगों के अंदर सपना है कि एक देश एक टैक्स, व्यापार आसान, ये सबसे जीवन और थोड़ा आसान होगा, सुगम होगा, और उसके लिए जो आप लोगों की तैयारी है वो कितनी परफेक्ट है, इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। आखिर में मैं फिर से वही पहला सवाल पूछूंगी कि आप लोगों ने पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि 6-7 महीने का वक्त है, और इसके बाद 2017 से लेकर 2019 के बीच में अगर समस्याएं बढ़ी तो इसका राजनीतिक असर भी शायद देखने को मिले, जिसकी तरफ बार बार ये इशारा कर रहे हैं। पहली बात तो आप निश्चिंत रहिए, अभी जीएसटी 1 महीने के अंदर जो राज्य सरकारों के पास करने का क्रम है वो पास करने का क्रम पूरा होगा, क्योंकि सभी राज्य सरकारों की सर्वानुमति और सहमति मिली है, राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके मिली है। जीएसटी के विषय में जो प्रपोज जीएसटी का काउंसिल, जो एक मॉडल कानून है, वो भी इस समय जनता के विचार विमर्श के लिए है, और उस पर लगातार कई शहरों में कार्यशालाएं भी आयोजित हो रही है। जहाँ तक जीएसटीएन नेटवर्क का काम है, वो हमारी सरकार ने आने के बाद और बहुत तेज़ी के साथ किया है। जीएसटी में जो बैंकिंग सर्विस का इन्वॉल्वमेंट है, उस विषय पे भी काम लगभग काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है, और मेरे को लगता है कि देश का व्यवस्थागत ढांचा जो है वो इसके लिए पूरी तरीके से तैयार और मुस्तैद है। और हमारी सरकार जिस प्रतिबद्धता के साथ इसको पास कराया है, हम पुनः आपको पूरा विश्वास के साथ ये कहना चाहेंगे, उसी प्रतिबद्धता के साथ इन सारे आर्थिक सुधारों को हम लागू करेंगे और उसमें सफल होंगे। जी, हमें उम्मीद है कि आप लोग सफल हों, लेकिन रास्ता बहुत चुनौतीपूर्ण है, और इस चुनौती को जब तक सबकी सहमति नहीं होगी तब तक अचीव शायद करना मुश्किल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए, आपका भी शुक्रिया। नमस्कार।